चलिए, आज हम सफर करते हैं उस समय में जब भारत पहली बार एक विशाल साम्राज्य के रूप में एक हुआ। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की, जिसने सिर्फ नक्शे ही नहीं बल्कि भारत की सोच को भी हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार, अगर आप टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम मौर्य साम्राज्य के हर जरूरी पहलू को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए ताकि आप जरूरी पॉइंट्स नोट कर सकें। तो सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक साधारण से दिखने वाले नौजवान चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य जैसे जीनियस गुरु की मदद से छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को एक मजबूत साम्राज्य में बदल दिया। चलिए इसी सवाल के जवाब से शुरू करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम उस दौर के हालात को समझेंगे, मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए जमीन तैयार की। तो देखिए, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम था। एक तरफ तो मगध में नंद वंश का जुल्मी शासन था जिससे लोग परेशान थे, और दूसरी तरफ सिकंदर के हमले ने उत्तर पश्चिम भारत की ताकत को तोड़ दिया था। बस इसी मौके का फायदा उठाकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इतिहास बदल दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो साम्राज्य तो बन गया, लेकिन इसे बनाया किसने? चलिए अब बात करते हैं उन दो शुरुआती शासकों की जिन्होंने न सिर्फ इस साम्राज्य को बनाया बल्कि इसे मजबूत भी किया, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार। देखिए, मौर्य साम्राज्य की नींव एक कमाल की जुगलबंदी पर रखी गई थी। एक तरफ थे चंद्रगुप्त जो एक शानदार मिलिट्री लीडर थे, और दूसरी तरफ थे उनके गुरु चाणक्य जो एक बेजोड़ रणनीतिकार थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंका। हाँ, और चाणक्य के लिखे ग्रंथ अर्थशास्त्र को जरूर याद रखिएगा, यह शासन चलाने की एक अद्भुत किताब है। चंद्रगुप्त के शासनकाल के कुछ बड़े काम देख लेते हैं। पहले तो उन्होंने नंद शासक धनानंद को हराया। फिर 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई की और संधि करके काबुल, कांधार जैसे इलाके हासिल किए, और इस तरह उन्होंने भारत का पहला पैन इंडियन एम्पायर बनाया। आखिर में राजपाट छोड़कर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। यूनानी लेखकों ने उन्हें एक उपाधि दी थी, अमित्र घात। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। ये उपाधि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, तो इसे नोट कर लीजिए। इससे पता चलता है कि बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण भारत की तरफ और भी बढ़ाया था। अब हम आते हैं मौर्य वंश के उस सम्राट पर जिसका नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, सम्राट अशोक। और बात करेंगे उस एक युद्ध की जिसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। इस तारीख को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। 261 ईसा पूर्व, ये वो साल था जब कलिंग का युद्ध हुआ। ये तारीख एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, हर तरफ खून खराबा। इस मंजर ने सम्राट अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया। उनका दिल बदल गया। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म घोष यानी प्यार और धर्म से जीतने की नीति को अपना लिया। तो इस महान परिवर्तन के बाद अशोक ने क्या किया? उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक नई नीति शुरू की जिसे कहते हैं धम्म, और इसे लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका तो और भी कमाल का था। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये तो बस अच्छे व्यवहार के कुछ नियम थे, जैसे हिंसा न करना, बड़ों का आदर करना, सभी धर्मों की इज्जत करना और सभी जीव जंतुओं पर दया करना। ये एक तरह से एक नैतिक कोड था। और कमाल की बात तो ये थी कि अशोक ने ये संदेश सिर्फ महलों तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी बातें पत्थरों पर, बड़े बड़े खंभों पर खुदवाईं, और वो भी आम लोगों की भाषा, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में, ताकि हर कोई उसे पढ़ सके, समझ सके। सोचिए, उस जमाने में अपनी जनता से सीधे बात करने का ये कितना अनोखा तरीका था। आप सोचें, इतना बड़ा साम्राज्य कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ, इसे संभाला कैसे जाता होगा? चलिए अब जरा मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। मौर्य प्रशासन एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था, मतलब हर काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था।
टैक्स वसूलने का सिस्टम, न्याय का सिस्टम, सेना का मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की फिलॉसफी कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर टिकी थी। सप्तांग यानी 7 अंग। इसके मुताबिक एक राज्य भी इंसान के शरीर की तरह होता है, जिसके 7 जरूरी अंग है: राजा, मंत्री, जमीन लोग, किला, खजाना, सेना और दोस्त। जब ये 7 अंग ठीक से काम करते हैं तभी राज्य मजबूत बनता है। अब इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी भी चाहिए थे, जिन्हें तीर्थ कहते थे। इनकी संख्या 18 थी, जैसे समाहर्ता जो टैक्स इकट्ठा करता था, और सन्निधाता जो सरकारी खजाने का ध्यान रखता था। ये एक बहुत ही कुशल ब्यूरोक्रेसी थी। कहते हैं ना, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। मौर्य साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। चलिए पहले ये समझते हैं कि इसका पतन क्यों हुआ और फिर करेंगे एक फटाफट रिवीजन। देखिए, अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। फिर इतनी बड़ी सेना और अधिकारियों को तनख्वाह देने का बोझ खजाने पर पड़ने लगा। धीरे धीरे दूर के प्रांत आज़ाद होने लगे और अंत में 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और इस तरह इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी मदद से? आचार्य चाणक्य की मदद से। पॉइंट नंबर 2, इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना शहर है। पॉइंट नंबर 3, सबसे जरूरी तारीख 26 ईसा पूर्व। क्या हुआ था इस दिन? कलिंग का युद्ध, जिसने अशोक का जीवन बदल दिया। और आखिरी पॉइंट, इस समय की जानकारी हमें किन 2 मुख्य किताबों से मिलती है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका। ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। अशोक की धम्म की नीति जो अहिंसा, शांति और सहनशीलता की बात करती है, वो आज की दुनिया के लिए कितनी जरूरी है?